बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीय्यीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। रिवाइजिंग बिजनेस मैसेज को देखेंगे कि बिजनेस मैसेज फॉर्मुलेट तो किया था हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, उसको रिवाइज करना है बिजनेस मैसेज को। अब रिवाइज में क्या होता है, एडिट करना है मैसेज को, स्टाइल एंड उसकी रीडेबिलिटी चेक करनी है, वर्ड चॉइस चेक करनी है जो हमने उसमें की है। 22 फ्री लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें आप कहीं एक तरफ फोकस ना कर रहे हो, यानी कि आप 22 फ्री का मतलब होता है आप अनबाइस्ड होके जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। टाइप्स ऑफ बाइसेस देखेंगे कि बाइसेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी बाइसेस है, फिर हम बचते हैं बिजनेस मैसेज में। रीराइटिंग द मैसेज, इफेक्टिव सेंटेंस, सेंटेंस टाइप, सेंटेंस स्टाइल, डिज़ाइन एलिमेंट, प्रूफ रीडिंग द मैसेज फॉर मैकेनिक्स एंड फॉर्मेट। तो सबसे पहले एडिटिंग योर मैसेज देखते हैं कि आपने बिजनेस मैसेज फॉर्मुलेट किया, उसको एडिट करना है। कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक ये सारे पॉइंट्स ही हैं कि कंटेंट का मतलब होता है आपका जो कंटेंट है, आपका मवाद है, जो मटेरियल आपने अपने मैसेज में लिखा हुआ है, और उसकी वो चेक करना है कि वो कितना अच्छा है। और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसको ये चेक करना है कि कितना वो मुनज़्ज़म है, कितना डिसिप्लिनरी मैनर में आपने उसको शो किया हुआ है अपने मैसेज में, आप कह सकते हैं डिस्प्ले किया हुआ है अपने कॉन्टेंट को। स्टिक टू द पॉइंट, ये बात हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि आपने अपने पॉइंट पे मेन आइडिया पे फोकस करना है। स्टिक का मतलब होता है चिपके रहना, यानी कि आपने अपने पॉइंट से चिपके रहना है, इधर उधर की नहीं हाँकनी, इधर उधर की कोई बात नहीं आपने करनी। पुट द मेन आइडिया इन द फर्स्ट पैराग्राफ, ये बात भी याद रखनी है कि मेन आइडिया को अपने बिजनेस मैसेज में अपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है। इन द मिडल हाईलाइट द की फीचर्स ऑफ योर स्टांस, तो मिडल में दरमियान में आपने क्या लिखना है, अपने स्टांस कहते हैं आपका जो मौक़िफ़ है उसके की फीचर्स लिखने हैं, उसके की फीचर्स को हाईलाइट करना है, यानी कि उसके जो पहलू हैं, उसके जो आप कह लें एस्पेक्ट्स हैं, उनको आपने हाईलाइट करना है। और एंड पे आपने क्या करना है, एलिमिनेट रिडेंडेंसीज कहते हैं जो आपने ज़्यादा चीज़ें आती हैं, यानी कि कोई अगर चीज़ आपने कुछ एक्सजरेशन किया या कोई भी आपने अपनी लिमिट को क्रॉस किया, कोई ज़्यादा आपने एक्सट्रीम लेवल पे भी नहीं जाना और ज़्यादा लो लेवल पे भी नहीं रहना, आपने एक आप कह सकते हैं कि म्याना रव इख्तियार करनी है, दरमियान में रहते हुए अपने मैसेज को टाइप करना। तो अगर कोई रिडेंडेंसीज आपको लगता है कि ये चीज़ आपने एक्स्ट्रा ऐड किया या ज़्यादती हो गई है मैसेज में ऐड करके, या ज़्यादा इससे ओवर लग रहा है आपका मैसेज, उसको आपने एलिमिनेट कर देना, रिमूव कर देना है। अब स्टाइल और रीडेबिलिटी को देखते हैं। रीवर्ड टू सट्रेस द यू व्यू पॉइंट, यू व्यू पॉइंट को हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि आपने यू पॉइंट यूज़ करना है, यू मेथड आपने यूज़ करना है, यानी कि आप पे फोकस करना है, मीन्स अपने रीडर को इंपॉर्टेंस देनी है। रीवर्ड टू सेंटेंस, रीवर्ड का मतलब होता है आप अपने वर्ड्स को चेंज करें, अगर आपके वर्ड्स यू पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहे तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो आपके यू पॉइंट को फॉलो करें। क्लैरिफाई द रिलेशनशिप अमंग आइडियाज़ थ्रू प्लेसमेंट एंड कम्बिनेशन ऑफ फ्रेजेज, अपने फ्रेजेज की कम्बिनेशन चेक करें, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फ्रेजेस अगर आपने यूज़ किए, आपने कौन से क्लासेस यूज़ किए, क्या वो कम्बिनेशन में है, वो ठीक से यूज़ किए हैं, और आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी ठीक है, आपके जो आइडियाज़ हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप है। मतलब ऐसे तो नहीं है कहीं आप पीछे कोई बात कर रहे हैं और आगे जाके आप अपने पूरा एक सीन ही चेंज कर दिया, मतलब एक आप सीक्वेंस में बात करें, आइडियाज़ के दरमियान आपके सेंटेंसेस के दरमियान रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। मॉडरेट द एक्सेसिव एथोसिज्म कहते हैं आपका, यानी कि आप बहुत ज़्यादा आप कह लें इमोशनल होकर लिख रहे हैं, आपका कोई जज्बा है तो बहुत ज़्यादा पुरज़म होकर लिख रहे हैं, उसको नहीं आपने करना, एक्सेसिव नहीं करना, कोई भी चीज़ एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि हर चीज़ को आपने एक मॉडरेट लेवल पर रहते हुए दरमियाने लेवल पर रहते हुए लिखना है। एलिमिनेट वर्ड्स दैट सीम अनफेमिलियर, ऐसे वर्ड जो आपको अनफेमिलियर लगते हैं, यानी कि आपको लगता है ये मुनासिब नहीं है इस्तेमाल करना, आपको जिन वर्ड पे डाउट है ना उनको भी एलिमिनेट कर दें, एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें अपने मैसेज से। मैकेनिक्स एंड फॉर्मेट्स, यानी कि अपने फॉर्मेट वही कि आपका मैसेज शो कैसे हो रहा है, डिस्प्ले कैसे हो रहा है, मींस अगर आपने एक पैराग्राफ खत्म किया, दूसरा पैराग्राफ आपने कैसे स्टार्ट करना है, थोड़ी सी स्टार्ट में जगह छोड़नी है, इधर पैराग्राफ आपने खत्म किया, यहाँ पे खत्म हुआ है तो ये लाइन आपने छोड़ के आगे नीचे से अगला पैराग्राफ स्टार्ट करना है। आपके डिस्प्ले करने का स्ट्रक्चर, स्टाइल, एवरीथिंग मैटर करती है ना, ये स्टाइल में भी आ जाता है सब कुछ, ठीक है ना। टू अवॉइड कन्फ्यूजन स्पेल आउट द एब्रीवेटेड फ्रेजेज, यानी कि कन्फ्यूजन अगर कोई ऐसे, आपको पता है कि इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो एक जैसे स्पेल करते हैं, उनका मीनिंग चेंज है, और कुछ ऐसे हैं जो एक जैसा एब्रीवेट करते हैं। एब्रीवेट का मतलब होता है प्रोनाउंस करना, यानी कि एक जैसे प्रोनाउंसिएशन उनकी एक जैसी होती है लेकिन उनका मीनिंग चेंज होता है, स्पेल चेंज होते हैं। तो आपको कहें स्पेल आउट द एब्रीवेटेड फ्रेजेज, जो आपके फ्रेजेज हैं एब्रीवेटेड उनको स्पेल आउट करके देख लें, दोबारा से एक बार उनके स्पेलिंग चेक कर लें कि कोई आपने इसमें कन्फ्यूजन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट तो नहीं हो रही आपका रीडर के लिए। इवेल्युएट योर कॉन्टेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, अपने कंटेंट को, अपने मवाद को इवेल्युएट कीजिए, यानी कि उसको अच्छा बनाइए, मौसर बनाइए। आफ्टर अ डे और टू
रिव्यू द मैसेज फॉर कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये डे और 2 क्यों है? क्योंकि आपको कहा है कि हम प्रूफ रीडिंग करते थे ना जब 101 में, हम करते होते थे प्रूफ रीडिंग फ्रेश माइंड से, यानी कि 1 या 2 दिन बाद आप ऐसा, यानी कि आपने मैसेज लिखा है ना, तो 1-2 दिन बाद आप बिल्कुल उसको आप उस सर्कमस्टांसिस से निकल आएंगे, एक न्यू व्यू से, एक न्यू व्यू पॉइंट से आप उसको रीराइट, आप उसको रिव्यू करें मैसेज को, तो क्या होगा, आप उसको ज़्यादा अच्छा इवेल्युएट कर सकते हैं। इसलिए लिखा है कि 1 या 2 दिन के बाद अपने मैसेज को रिव्यू करें, उसके कंटेंट को और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को। इज देयर अ गुड बैलेंस बिटवीन द जनरल्स एंड स्पेसिफिक्स, यानी कि जनरल्स आम चीज़ें, स्पेसिफिक्स मखसूस चीज़ें। आपको पता है कि आपके मैसेज में जनरल मैसेज और स्पेसिफिक मैसेज होता है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अच्छा, तो उसमें उनमें एक बैलेंस है, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है ना, मतलब आप कहीं एक्सीड तो नहीं कर रहे अपनी लिमिट से। हैव यू प्रोवाइडेड इनफ सपोर्ट, हैव यू डबल चेक द फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर को हमने डिस्कस किया था कि अगर आप कोई दे रहे हैं, कोई एग्जैक्ट फिगर दे रहे हैं किसी भी चीज़ का, आप ये बता रहे हैं कि ये इतना है, ये इतना है, तो आपने उसको फिगर्स को, उन फैक्ट्स को आपने गेस नहीं करना, आपने एग्जैक्ट देना है। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये इतने % है, तो वो परसेंटेज और ये ऐसे फिगर्स जो हैं उनको आपने डबल चेक कर लेना है, ठीक है, उनको बार बार चेक कर लें, क्योंकि वो चेंज होती रहती है कैलकुलेशंस, वो आपकी डाउटफुल ना बन जाए, ठीक है। और आपने क्या करना है, हैव यू प्रोवाइडेड इनफ सपोर्ट आपने प्रोवाइड किया, अपने मैसेज को डेफिनेटली आपने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है ना, जो आपने लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज रिव्यू योर स्टाइल एंड रीडेबिलिटी। वंस सेटिस्फाइड विद द स्ट्रक्चर, रिव्यू स्टाइल एंड रीडेबिलिटी। एक बार आप अपने स्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड हो गया, अपने कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन से आपको सेटिस्फेक्शन हो गया कि वो आपने ठीक लिखा हुआ है, तो आप क्या करें, उस आपकी स्टाइल और रीडेबिलिटी को, ये जो ऊपर हमने भी डिस्कस किया, उसको आप एक बार रिव्यू कर लें दोबारा से। यानी कि 1 और 2 डे और 2 days आफ्टर, जब आपने इनको कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन को इवेल्युएट किया, आप स्टाइल और रीडेबिलिटी को भी दोबारा से रिव्यू कर लें, इवेल्युएट कर लें, एक बार उसको भी प्रूफ रीड कर लें। रीडेबिलिटी डिपेंड्स ऑन वर्ड चॉइस, सेंटेंस लेंथ, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड फिजिकल अपीयरेंस। रीडेबिलिटी इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, यानी कि आपने कैसे वर्ड्स चूज़ किए हैं, आपकी वर्ड्स की चॉइस कैसी है, सेंटेंस की लेंथ कितनी है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, फ्रेजेज यूज़ किए हैं, क्लॉजेज जो यूज़ किए आपने ठीक से यूज़ किए हैं, और अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस आपके लेटर की कैसी है, आपका जो बिजनेस मैसेज है उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, इन सब चीज़ों पर रीडेबिलिटी डिपेंड करती है। और स्टाइल को तो हमने ऊपर ये पढ़ा डिटेल से स्टाइल वाले टॉपिक में। असेस योर वर्ड चॉइस, अपने वर्ड चॉइस को असेस करें, कैसे बोला, द 2 की एस्पेक्ट ऑफ वर्ड चॉइस आर करेक्टनेस, इफेक्टिवनेस। इफ़ इन डाउट चेक इट आउट। आप वर्ड चॉइस का मतलब है कि आप ये चेक करें कि आपने जो वर्ड यूज़ किया है वोकैबुलरी में देखें कि वो इस जगह पे, इस मौके में, इस कॉन्टेक्स्ट में वो लफ्ज़ इस्तेमाल क्या हो सकता है, उसकी करेक्टनेस चेक करें कि अगर तो वो, जैसे मैं आपको कहूँ ना कि आप राइट हैं बेटा, आपने जो लेक्चर ले रहे हैं ना, यानी कि आप राइटली इसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यू आर राइट, यू आर एट राइट पॉइंट, ओके। या बल्कि ऐसे नहीं करते, ऐसे आप इसको समझें कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप अच्छा कर रहे हैं ये लेक्चर दे के, कि आप यू आर एट ट्रू वे, यू आर एट ट्रू पॉइंट, यू आर एट ट्रू, आप कह लें कि आप ट्रू गाइडेंस सीख कर रहे हैं, ठीक है, ठीक से आप गाइडेंस सीख कर रहे हैं और आप ठीक से काम कर रहे हैं। मैं ट्रू का वर्ड यूज़ करूँ, तो ऐसे ही अगर मैं किसी के हक में के लिए बात करूँ, यानी कि अगर कोई सीधे रास्ते पे जा रहा है, तो मैं उसके लिए ट्रू पाथ नहीं यूज़ कर सकती, ट्रू राइट पाथ यूज़ कर सकती हूँ। मतलब आपको समझ आ रही है ना कि ट्रू भी का भी मतलब वही और राइट का भी मतलब, मैं अब आपके सामने राइट यूज़ कर सकती हूँ कि यू आर एट राइट पॉइंट, ये यहाँ राइट भी और ट्रू भी दोनों वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन एक दूसरा जो आपको मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया है कि ही इज़ एट राइट पाथ, आप ट्रू पाथ मतलब इतना ज़्यादा वो आप कह लें सूटेबल नहीं है, करेक्टनेस इतनी नहीं है जितनी राइट पाथ में करेक्टनेस है। समझ रहे हैं ना कि राइट और ट्रू वर्ड का कम्बिनेशन मैंने आपको समझाया। इस तरह आप तमाम वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं अपने मैसेज में, उनकी करेक्टनेस चेक कर लें कि क्या यहाँ यही यूज़ होने चाहिए। और दूसरी बात इफेक्टिवनेस चेक करने के क्या, अब देखें ना कि ही इज़ एट राइट पाथ, ही इज़ एट ट्रू पाथ, अब इफेक्टिव कौन सा दोनों में से, डेफिनेटली ही इज़ एट राइट पाथ, ये वाला इफेक्टिव है। तो इस तरह आप करेक्टनेस और इफेक्टिवनेस अपने सारे वर्ड जो आपने चूज़ किए हैं अपने मैसेज में उनकी चेक करें। आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। इंस्टेड ऑफ एग्जाम्पल उसने भी आपको प्रोवाइड किया है, मैंने तो आपको एग्जाम्पल देते हैं कि इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। द डेटा ऑन आवर मार्केट शेयर इज़ कंसिस्टेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन। हमारे मार्केट शेयर का जो डेटा है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है मुतवातर है, यानी कि एक जैसे ही चल रहा है। कैसे? फ्रॉम रीजन टू रीजन, एक इलाके से दूसरे इलाके में हर जगह कंसिस्टेंट है हमारे मार्केट शेयर का डेटा, यानी कि मुतवातर चल रहा है, एक जैसा है तमाम इलाकों में, इसका ये मतलब है। द डेटा ऑन आवर मार्केट शेयर और कंसिस्टेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन।
तो इसमें देखें यहाँ इसने इज़ यूज़ किया है और यहाँ पे इसने आर यूज़ किया है। तो अब ये इज़ और आर का तो हमने छोटी लेवल पे पढ़ा हुआ है कि इनको हम जो सिंगुलर उसके साथ इज़ यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ आर यूज़ करते हैं। लेकिन मार्केट शेयर है ना, मार्केट शेयर आप कह लें कि एक इसको प्लूरल सेंस में लिया जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो अच्छा यूज़ करना है वो आर ही है। कि आप देखें ना आपके मार्केट शेयर का जो डेटा है, अब माइंड में ये आता है एक लाइन डेटे की थोड़ी ना होगी बेटा, वो तो मतलब फाइल्स होंगी ढेर सारी, या डेटा ज़्यादा होगा ना मार्केट शेयर का। अब डेफिनेटली अगर किसी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है तो वो एक बल्क में आता है, आपका माइंड में प्लूरल शो हो रहा है ना, तो इसको आप आर यूज़ करें तो ज़्यादा सूटेबल है। अब ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, ये आपको बार बार चेक करने से, बार बार प्रैक्टिस से पता चलेगी कि आपके वर्ड की करेक्टनेस और इफेक्टिवनेस कौन से वर्ड्स में है जो आप मैसेज में यूज़ कर सकते हैं। प्लेन इंग्लिश इज क्लोज टू स्पोकन इंग्लिश एंड कैन बी मोर इजीली अंडरस्टूड। आप सीधी सीधी प्लेन इंग्लिश यूज़ करें, मतलब ज़्यादा घुमा फिरा के बात ना करें, प्लेन इंग्लिश यूज़ करें जो आसानी से अंडरस्टैंडेबल है, जो आसानी से समझ जाएंगे आपके रीडर्स। फंक्शनल वर्ड्स एंड कॉन्टेंट वर्ड्स। फंक्शनल वर्ड्स इंक्लूड कंजक्शंस, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस। ये सारी चीज़ों से हम फेमिलियर है, हमें पता है ये सब क्या होता है ना। तो अब इन सब को हम कहते हैं फंक्शनल वर्ड्स। फंक्शनल वर्ड्स एक्सप्रेस रिलेशनशिप अमंग कंटेंट वर्ड्स। अब फंक्शनल वर्ड्स क्या करते हैं, कंटेंट वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद भी रखनी है कि फंक्शनल वर्ड जो है रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं, रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं किन के दरमियान भला, कंटेंट वर्ड्स के दरमियान। एग्जाम्पल देखें, सम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व्स ऑफ द बिस्किट मार्केट गिव रियो द एज इन क्वालिटी बट गाला इज लॉन्टेड फॉर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ये मतलब है कि बिस्किट मार्केट में कुछ जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व यानी कि मुशाहिदा करते हैं, रियो द एज इन क्वालिटी, रियो को क्वालिटी से यानी कि एज देते हैं, किनारा देते हैं, मतलब उसको इतना अच्छा नहीं समझते। बट गाला इज लॉन्टेड फॉर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, गाला को वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि इसका मतलब यहाँ ये है कि सम ऑब्जेक्टिव के कुछ जो लोग हैं ना, यानी कि जो ऑब्जर्वर्स हैं, ऑब्जर्व करने वाले, मुशाहिदा करने वाले, वो रियो को द एज इन क्वालिटी यानी कि क्वालिटी में एज देते हैं, किनारा देते हैं, यानी कि उसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। बट गाला इज लॉन्टेड स्पीड, गाला की तारीफ की जाती है और रियो को ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, ये इसका मफहूम है। अच्छा, तो हमने क्या समझना है, द कॉन्टेंट वर्ड्स आर इन इटैलिक्स। ये देखें, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर्स इटैलिक में लिखा हुआ है, तो अब बिस्किट मार्केट भी इटैलिक में है। अब ऑफ देखें, ऑफ क्या है हमारे पास, आपको पता है प्रोपोजिशन है, तो ये फंक्शनल वर्ड हुआ। दा क्या है, ये हमारे पास आर्टिकल है, ये भी अगेन फंक्शनल वर्ड हुआ। तो आप बता ये रहे हैं कि जो कंटेंट वर्ड्स हैं आपके ये इटैलिक्स में, ये और ये बिस्किट मार्केट ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर्स, ये दो कंटेंट वर्ड्स हैं, इनको लिंक कौन कर रहा है, इनका रिलेशनशिप कौन एक्सप्रेस कर रहा है, ये फंक्शनल वर्ड्स। ठीक है, ऑफ प्रोपोजिशन है जो कि फंक्शनल वर्ड है, और दा हमारे पास आर्टिकल है जो कि फंक्शनल वर्ड है। ठीक है, ये दोनों कंटेंट वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इधर भी एज इन क्वालिटी, तो एज भी और क्वालिटी भी देखें इटैलिक में लिखा हुआ है, इन अगेन हमारे पास प्रॉपोजिशन है। और रियो और एज को कौन इनका रिलेशनशिप ये दा शो कर रहा है, दा फिर क्या है हमारे पास, अगेन ये आर्टिकल है। अब गाला इज लॉन्टेड, अगेन इस आपके पास जो रिलेशनशिप शो कर रहा है, सॉरी इस जो है हमारे पास वो इटैलिक में है, गाला इज लॉन्टेड सारा इटैलिक में, तो यहाँ पे बट आएगा हमारे पास, अगेन फंक्शनल वर्ड। फॉर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर भी आपके पास प्रॉपोजिशन है, ये भी फंक्शनल वर्ड है, और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या, कॉन्टेंट वर्ड्स। मतलब इन शॉर्ट हमने इसमें समझना ये है कि कंटेंट वर्ड्स में रिलेशनशिप एक्सप्रेस कौन करते हैं, फंक्शनल वर्ड। और फंक्शनल वर्ड क्या आते हैं, प्रपोजिशन होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, और दो चार जो ऊपर हमने पढ़े हैं वो सारे फंक्शनल वर्ड्स होते हैं। आगे हमने समझना कनोटेशन एंड डिनोटेशंस। कंटेंट वर्ड्स हैव बोथ है डेनोटेशन डिक्शनरी मीनिंग एंड कनोटेशन एसोसिएटिव मीनिंग। ये आई थिंक हम पीछे डिस्कस कर आए हैं कनोटेशन और डिनोटेशन, अगर नहीं भी की तो दोबारा समझें कि कनोटेशन होता है आप किसी चीज़ का एसोसिएटिव मीनिंग, यानी कि आप उसके आप कह लें कॉन्टेक्स्ट से जो मीनिंग्स अखज़ करते हैं ना, उसको हम कहते हैं कनोटेटिव मीनिंग। और डिनोटेटिव मीनिंग वो होता है जो आप डिक्शनरी में से देखते हैं, जो आपको डिक्शनरी में एज इट इज़ प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम कहते हैं डिनोटेटिव मीनिंग। एग्जाम्पल, आई हैव अनकवर्ड सम इंटरेस्टिंग डर्ट ऑन द पुलिस ऑफिसर। आई हैव अनकवर्ड सम इंटरेस्टिंग डर्ट, समझ लिया ना कि मैंने अनकवर किए कुछ इंटरेस्टिंग का क्या मतलब होता है, दिलचस्प, डर्ट। अब इंटरेस्टिंग डर्ट से क्या मुराद है, ऑन द पुलिस ऑफिसर। दूसरा देखें, माई लैंड हैज़ फर्टाइल एंड डार्क डर्ट।
कि मेरी ज़मीन पर फर्टाइल फर्टाइल कहते हैं ना, मेरी ज़मीन जरहेज़ है और डार्क डर्ट है, यानी कि उस पर गहरे रंग की डर्ट। अब देखें असल जो हमने बात समझनी है वो ये डर्ट है हमारे पास, ये जो इटैलिक में भी है। अब मैंने पुलिस ऑफिसर को अनकवर किया इंटरेस्टिंग डर्ट ऑन द पुलिस, यानी कि इसका ये मतलब है कि उस पर कुछ इल्ज़ामात थे जो उसने अनकवर किए, उसकी हकीकत दिखाई पुलिस ऑफिसर की। अब उस पर डर्ट अनकवर करने का ये थोड़ी मतलब था कि उस पर डस्ट पड़ी हुई थी, उसने कपड़ा लेके पुलिस ऑफिसर से डस्ट साफ की, ऐसा तो मतलब नहीं था ना। जबकि इधर डर्ट से कोई और मुराद है, इधर डर्ट से कोई और मुराद है, ये मैं समझाना चाह रही हूँ आपको कि यानी कि इनका कनोटेटिव मीनिंग चेंज है ना। अब डिक्शनरी में तो डर्ट का डेफिनेटली एक ही मतलब है ना, DIRT, स्पेलिंग भी एक है, इसको प्रोनाउंस भी एक तरह करते हैं, तो इसका एक ही मतलब होगा। लेकिन यहाँ आपका कॉन्टेक्स्ट और बता रहा है, ये बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको और बता रहा है डर्ट का मीनिंग, और यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको और डर्ट का मीनिंग अखज़ कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव मीनिंग। मैंने आपको बताया बच्चे, जो मीनिंग हम उसके कॉन्टेक्स्ट से अखज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव मीनिंग। बोथ सेंटेंसेज यूज डर्ट बट इन डिफरेंट कनोटेशन, है वही बात दोबारा से बताई जो मैंने आपको बताया कि दोनों सेंटेंसेज में डिफरेंट तरह से डर्ट को यूज़ किया गया, इसको कहते हैं कनोटेटिव मीनिंग। एब्स्ट्रक्शन एंड कॉन्क्रीटनेस, द मोर एब्स्ट्रैक्ट अ वर्ड द मोर इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द टेंजिबल ऑब्जेक्टिव वर्ड ऑफ थिंग्स दैट कैन बी परसीव्ड विद सेंस। मतलब ये है कि अब आपका वर्ड जितना एब्स्ट्रैक्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जितना आपने एक लफ्ज़ की जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपने ठीक लफ्ज़ पुट किया है, द मोर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द टेंजिबल ऑब्जेक्टिव वर्ड ऑफ थिंग्स दैट कैन बी परसीव विद सेंस। तो ऐसी चीज़ें जो हम आप देखें ना, अब कोई आपने एक डाउटफुल वर्ड अपने मैसेज में यूज़ कर दिया, अब उससे समझने वाला एक बात ये भी परसीव कर सकता है, वो भी मतलब वो आपने एक ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया जिसके 2-4 मीनिंग है, जो 2-4 मीनिंग शो करता है, तो समझने वाला कुछ भी समझ सकता है आपकी बात से। उसके बजाय अगर आप ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे जो क्लियर मीनिंग देता है, जिसका आपको समझने वाला पढ़ने वाला सिर्फ एक ही सेंस में उसको परसीव कर सकता है, सिर्फ एक ही मतलब उससे अखज़ कर सकता है, तो वो ये क्या होगा, इसका ये मतलब है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट वर्ड प्रोवाइड किया। मतलब आप डाउटफुल वर्ड ना प्रोवाइड करें, डाउटेड वर्ड डाउटेड सेंटेंस ना क्रिएट करें, आप एब्स्ट्रैक्ट सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। वर्ड्स दैट कम्युनिकेट, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, verbs and nouns are more concrete than adverbs and adjectives। समझ रहे हैं, adverbs आपको पता है क्या होते हैं ना, तो verb के साथ जब आप adverb यूज़ करते हैं तो अगेन कंफ्यूजिंग मीनिंग एक चला जाता है। आगे एग्जांपल होंगे, हम इसको डिटेल से समझते हैं। तो आप एडवर्ब की जगह वर्ड को ही प्रेफर करें, और दूसरी बात आप एडजेक्टिव की जगह नाउन यूज़ करें। तो ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये तो आपको आते हैं ना, आपको पता है एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, फ्रेजेस, ये सब क्या होता है। अब आप ये बात समझ लें कि एडवर्ब्स और एडजेक्टिव इनकी जगह आप प्रेफर करें वर्ब्स और नाउन को यूज़ करना। एग्जाम्पल्स उसके देखें, अवॉइड वीक वर्ड्स, यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। तो ये वीक वर्ड्स को अवॉइड करें, डाउटेड वर्ड को अवॉइड करें, स्ट्रॉन्ग वर्ड एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स यूज़ करें। कैसे भला, वेल्दी बिजनेसमैन, टाइकॉन। अब ये बिजनेस लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ये मे भी आपने फर्स्ट टाइम सुने हो, बल्कि फर्स्ट टाइम आप इनको देख रहे हो, लेकिन आप इनसे फेमिलियर तब होंगे जब आप बिजनेस इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, इसको सर्च करेंगे कि बिजनेस में इस लफ्ज़ को बिजनेस लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो डेफिनेटली आप वही वर्ड यूज़ कर सकेंगे। आप बिजनेस प्रॉस्पेरिटी को बूम कहते हैं, हार्ड टाइम्स, वो एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आपके मैसेज को ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा। Familiar word, you will communicate best with the word that is familiar to your reader. At the same time, keep in mind what is familiar to one reader might be unfamiliar to other. कि आप कोशिश ये करें ऐसे वर्ड यूज़ करें जो आपके रीडर के लिए फेमिलियर है, यानी कि उनकी जान पहचान है उसकी उन वर्ड्स के साथ। अब ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे वर्ड आप अपनी तरफ से तो फेमिलियर वर्ड यूज़ करें, लेकिन हो सकता है ना आपके रीडर्स की आप कह लें मेंटल लेवल में डिफरेंस हो सकता है, उनकी क्वालिफिकेशन में, उनके बिजनेस बैकग्राउंड में डिफरेंस हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है, बल्कि डेफिनेटली ऐसा होगा कि कुछ वर्ड्स एक रीडर के लिए फेमिलियर हो, दूसरे रीडर के लिए अनफेमिलियर हो, इसलिए आप एवरेज लेवल के फेमिलियर वर्ड्स यूज़ करें। अवॉइड अनफेमिलियर वर्ड, यूज़ फेमिलियर वर्ड्स। कैसे, असर्टेन, फाइंड आउट, लर्न। अब असर्टेन का भी ये मतलब है कि आप कोई चीज़ असर्टेन कर रहे हैं, उसको आप लर्न कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, आप उसको आप कह रहे हैं ग्रैस्प कर रहे हैं। तो फाइंड आउट और लर्न ये है फेमिलियर वर्ड है, ये अनफेमिलियर एक किस्म का वर्ड है। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको यूज़ करके ऐसे लगता है कि आपको ज़्यादा इंग्लिश आती है, लेकिन आपने उसको ये एक्सप्रेशन नहीं देना कि आपको ज़्यादा इंग्लिश आती है, आपने असल में उसको समझाना है, इसलिए आप फेमिलियर वर्ड यूज़ करें। अच्छा, कंज्यूमेट, क्लोज, ब्रिंग अबाउट। ठीक है, इसके लिए फेमिलियर वर्ड जो हैं ये अनफेमिलियर वर्ड है, ये आप भी पहली बार पढ़ने होंगे। मैंने भी ये कंज्यूमेट को फर्स्ट टाइम इससे मैं फेमिलियर हुई हूँ। वेल, नेक्स्ट है पर यूज़, रीड, स्टडी। अब ये पर यूज़ और रीड स्टडी कितना डिफरेंस है, मतलब ये लफ्ज़ किसी बंदे ने हो सकता है सुना भी ना हो, उसके लिए डेफिनेटली अनफेमिलियर होगा ना। तो आप फेमिलियर वर्ड्स पे फोकस करें ताकि वो आपके मैसेज को अच्छी तरह समझ पाए।
नेक्स्ट है शॉर्ट वर्ड्स. Short words are usually more vivid than long ones and improve the readability of document. Vivid का मतलब होता है ज़्यादा क्लियर होते हैं, वो ambiguous नहीं होते शॉर्ट वर्ड्स, और डॉक्यूमेंट की आपकी जो रीडेबिलिटी है, पढ़ने का जो उसका अंदाज है, उसको अच्छा करते हैं, मौसर बनाते हैं. कैसे वाला? During the precedent year, the company accelerated productive operation. अब लॉन्ग वर्ड यूज हो गए ना इसमें. ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कहते हैं गुजरा हुआ, जो गुजर चुका है. प्रेसिडेंट ये पिछले साल द कंपनी एक्सिलरेटेड प्रोडक्टिव ऑपरेशन, प्रोडक्टिव ऑपरेशन जो कंपनी थे वो एक्सिलरेट हुए, ज़्यादा हुए. ठीक है. लास्ट ईयर द कंपनी स्पीड अप ऑपरेशन, सीधी सी बात है, पिछले साल कंपनी के ऑपरेशन जो है वो स्पीड अप हुए, बात खत्म. मतलब शॉर्ट वर्ड यूज़ करें, खाम खा आप अपनी ज़्यादा इंग्लिश उसको बताने के लिए सेंटेंस को तूल ना दें, इससे वो फेड अप हो जाएगा. और आपको जो आपका मतलब है बेटा बिजनेस मैसेज का, कि आप अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सके ना, तो इसमें आपको अफेक्टिव वर्ड वो यूज़ करने हैं जिससे आपका मैसेज अंडरस्टैंडेबल बने, ना कि आप उसको फेडअप करें, उसको आप बोर करें अपनी इंग्लिश झाड़ झाड़ के. इसलिए बताया गया कि आप शॉर्ट वर्ड यूज़ करें, फैमिलियर वर्ड यूज़ करें. कैमोफ्लेज्ड वर्ब्स, टर्निंग वर्ब्स इनटू नाउन एंड एडजेक्टिव वीकन्स योर राइटिंग. टर्निंग वर्ब्स जो है नाउन और एडजेक्टिव में, वो क्या करते हैं, आपकी राइटिंग को वीकन कर देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं. देखते हैं हम कौन से होते हैं. वॉच फॉर एंडिंग्स लाइक ION, TION, इंग, मैंट, एंड, मतलब जो लफ्ज़ इधर ख़त्म होते हैं, आप हर लफ्ज़ के एंड में लगा हर सेंटेंस में ING वाला आप वर्ड यूज़ कर दें. मतलब I am टाइपिंग, I am ईटिंग, I am whatever, मतलब ING वाला फ्रेज यूज़ करें ना. इनको कहते हैं कि ये वर्ड्स जो हैं ये आप टर्निंग वर्ड्स हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा सेंटेंस, बहुत ज़्यादा वर्ड्स के लास्ट पे ये वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं ना. ING, ION, TION, ENT. तो ये क्या करते हैं, आपकी बार बार आप इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो आपकी राइटिंग वीक हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी, वो इफेक्टिव नहीं रहेगी. एग्जाम्पल देखें अब इसकी. कैमोफ्लेज वर्ड्स और यूज वर्ब्स. द मैनेजर अंडरटूक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स. मैनेजर ने जो रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन है उनको अंडरटूक किया. इम्प्लीमेंटेशन करते हैं लागू करना. अब इसको देखिए आसान लफ्जों में, द मैनेजर इम्प्लीमेंटेड द रूल्स. अब जो इधर हमारे पास कैमोफ्लेज वर्ड है वो ये है इम्प्लीमेंटेशन. अब देखें TATION लग गया ना, TION ये वाला इसके साथ लगा हुआ है, और इधर उसने कह दिया इम्प्लीमेंटेड द रूल्स. सीधी सी बात बतानी ये है कि मैनेजर ने रूल्स को लागू किया, अप्लाई किया, उनको फोकस कर दिया, रूल को मतलब आप कह लें इन्फोर्स कर दिया, लागू कर दिया. इसका ये मतलब है ना इम्प्लीमेंटेड का. तो अब इधर देखें अंडरटूक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स. अंडरटूक का मतलब होता है किसी काम का जिम्मा उठाना, यानी कि उसने रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा उठा लिया मैनेजर ने. इतनी लंबी घुमा फिर आगे बात करने की जरूरत क्या है, सीधी सी बात है. द मैनेजर इम्प्लीमेंटेड द रूल्स. मैनेजर ने रूल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया. ठीक है. सिंपल रहें, जितना हो सकता है सिंपल रहें, शॉर्ट वर्ड यूज़ करें और ईजी रहें, फैमिलियर वर्ड यूज़ करें. ठीक है. वेरिफिकेशन ऑफ शिपमेंट्स occurs weekly. अब वेरिफिकेशन आपको नज़र आ रहा है ना, TION, आपने मुझसे पहले पहचान लिया होगा कि ये अगेन कैमोफ्लेज वर्ड है, ये आपके सेंटेंस को, आपकी राइटिंग को वीक करता है. आपने इसको ऐसे करना है कि शिपमेंट्स आर वेरीफाइड वीकली. शिपमेंट जो है, अब ये बेशक आपका पैसिव सेंटेंस बन रहा है, लेकिन आपके वर्ड फॉर्म इसमें ज़्यादा अच्छी यूज़ होती है ना, बजाय इसके. आपने ये TION, ING वाले ये सारे वर्ड जो लिखे हुए हैं ना, इनके ऐसे वर्ड्स को साथ यूज़ करने के साथ अवॉइड करना है. ठीक है. उसके बजाय अगर आप ऐसे सिंपल वर्ब्स यूज़ कर सकें तो वो करने हैं. बाइस फ्री लैंग्वेज. अवॉइड बाइस लैंग्वेज दैट माइट ऑफर द ऑडियंस सम ऑफ कॉमन बाइसेस आर कल्चरल बाइस, जेंडर बाइस, रेशियल बाइस एंड इथनिक बाइस, डिसेबिलिटी बाइस. बाइस का मतलब होता है कि आप कल्चरल बाइस का ये मतलब है कि आप हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, आप सिंधी और पंजाबी कल्चर में आप कर रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहे हैं, आप कह लें कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है. वैसे इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक तो नहीं बनता, लेकिन समझाने के लिए आपको मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ. अब आपको पंजाबी कल्चर ज़्यादा पसंद है तो आप उसकी ज़्यादा खूबियाँ बयान करी जाए सिंध. हालांकि आपका काम है सिर्फ कंपेरिजन करना, दोनों के दरमियान कंपेरिजन सामने रख देना रीडर के. अब ये रीडर का काम है कि जिस चीज़ को मर्जी पसंद करे दोनों में से ना. लेकिन अब आप पंजाबी कल्चर की तरफ या आप सिंधी कल्चर की तरफ ज़्यादा बाइस हैं. बाइस का मतलब होता है कि आपका रुझान ज़्यादा उस तरफ है, आप दूसरे कल्चर से अच्छा सलूक नहीं कर रहे, मतलब आप उन दोनों में खुद आप मतलब आपका तो काम है कंपैरिजन पेश कर देना सारा. आपको खुद तो नहीं कहा गया ना कि आप एक कल्चर को पॉजिटिवली पेश करें, कोई नेगेटिवली पेश करें. तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप बाइस हैं अपने टॉपिक में खुद ही. ठीक है. कल्चरल बाइसनेस आप ये कर रहे हैं, ये मतलब है इसका. आप अनबाइस होके, बाइस फ्री लैंग्वेज का ये मतलब है कि आप बिल्कुल बगैर, आपको जैसे दोनों से कोई कल्चर से, ना पंजाबी कल्चर से ना सिंधी कल्चर से कोई सरोकार ही नहीं है. आपने बस उनकी खूबियाँ खामियाँ दोनों चीज़ें रीडर के सामने रख दी. अब उसकी मर्जी है, वो जिस मर्जी को पसंद करे. ठीक है. बाइस फ्री का ये मतलब है कि आपने बिल्कुल फ्री, अपने बिल्कुल कोई इंटेंशन किसी भी चीज़ के साथ आपने अपने बिलोंगिंगनेस, अपने इमोशंस शो नहीं करनी.
आप जेंडर बाइस का भी ये मतलब है कि आप एक जेंडर की तरफ ज़्यादा झुकाव कर रहे हैं अपना, और रेशियल एंड इथनिक बाइस का मतलब है कि एक नस्ल और की तरफ आप ज़्यादा कर लें, और डिसेबिलिटी बाइस का भी मतलब बाइस का आपको समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बाइस के एग्जाम्पल्स देख के इसको हम ज़्यादा क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पे अनएक्सेप्टेबल और प्रेफरेबल, यानी कि ये काबिल कबूल नहीं है और ये प्रेफरेबल है, इनको आपको कहा जाएगा कि ये ज़्यादा आप यूज़ करें, यानी कि इनको ज़्यादा तरजीह दी जाए। कैसे? मैन काइंड। अब मैन से क्या मुराद है? मर्द मुराद है ना, यानी कि एक चला जाता है कि मैन मेड, मैन पावर, अब सब में मैन मैन यूज है। मैन एक हमारा जेंडर को शो करता है, यानी कि मेल जेंडर पे ये वर्ड फोकस कर रहा है, तो एक किस्म का जेंडर बाइस हो गया ना। इससे मुराद है कि आप मेल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं अपनी राइटिंग में। इसकी जगह आप ह्यूमन काइंड, ह्यूमैनिटी यूज़ करें वर्ड, मैन काइंड की जगह ह्यूमन काइंड यूज़ करें ना। मतलब आपने इंसानियत का अगर जिक्र करना है तो इंसानियत पे आप ह्यूमन काइंड कह दे, सारी इंसानियत आ जाएगी। मैन काइंड में आपका ये जो मैन है, मेल की तरफ आपको मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बाइसनेस एक आपकी शो हो रही है। समझ जाना बात मेरी, आप मेल की तरफ खुद को अपना वो आप बाइसनेस शो कर रहे हैं। और मैन मेड की जगह आप आर्टिफिशियल सिंथेटिक वर्ड यूज कर लें मैन मेड की बजाय, और मैन पावर की जगह वर्क फोर्स, ह्यूमन एनर्जी, ह्यूमन पावर, ह्यूमन फोर्स, आप ये वाला वर्ड यूज करें ना। मैन आपने जरूर यूज करना है, मतलब एक जेंडर को की तरफ आप फोकस हो रहे हैं इस पे, ये समझाना चाह रही हूँ मैं आपको। ओके, एग्जाम्पल ऑफ रेशियल एंड इथनिक बाइस देखें। डिसएडवांटेज्ड सिंधी चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर इनकम फैमिलीज। अब देखें, अब वही बात जो मैंने आपको ऊपर कल्चर में समझाई कि सिंधी चिल्ड्रन जो होते हैं उनके डिसएडवांटेज, यानी कि सिंध के जो बच्चे हैं उनके डिसएडवांटेज होता है ना, नुकसानात, गैर फायदे जो होते हैं, नुकसानात ही हो गए। अब चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर इनकम फैमिलीज, अब सिंध एक्चुअली एक ऐसा इलाका है जिसको आप बैकवर्ड इलाका कह सकते हैं ना हमारा, यानी कि जो अंदरून सिंध है वो तो कुछ ज़्यादा ऐसा इलाका है। अब उनको, उन बच्चों को आप ये ऐसा लिखने के बजाय आप सिंधी आपने जब यूज़ कर दिया, इसका मतलब है कि आप उस कल्चर की तरफ, उस इथिक की तरफ, उस रेस की तरफ, यानी कि सिंधी लोग के, सिंधी नस्ल के जो लोग हैं उनकी तरफ आप बाइस्ड हैं, उनकी तरफ आप नेगेटिव एटीट्यूड शो करें। इसकी बजाय अगर आप ये वर्ड यूज़ करें चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर इनकम फैमिलीज, तो लोअर इनकम फैमिलीज भी मतलब एक सेंसिबल बंदा ये समझ आएगा कि पाकिस्तान में लोअर इनकम फैमिलीज जो ये इंटरनल सिंध की बात हो रही है, तो ये उसी की बात हो रही है। मतलब आप बाइस नहीं हो, आप अपनी बात भी कर दें और अपनी बाइसनेस भी ना शो करें, ये कहना चाह रही हूँ आपको मैं। अली इज़ अनयूजली टाल पंजाबी, अली इज़ टाल। अब अली गैर मामूली तौर पर लंबा पंजाबी है। अब आप अली को लंबा कह रहे हैं, लंबा तो कह रहे हैं, लेकिन एक पंजाबी कल्चर की तरफ आप अपना रुझान शो कर रहे हैं कि अली लंबा है तो इसका मतलब पंजाबी लंबे होते हैं, और ये अच्छी बात है। मतलब थोड़ा सा आप हो रहे हैं ना फोकस, इसकी बजाय आप यूज़ करें अली इज़ टाल, अली लंबा है, बात खत्म। बताना तो यही है ना आपने कि अली लंबा है। अब इसको कल्चर को बीच में और एक रेस को बीच में ला के आप डिस्कस करके आप इथिकल बाइसनेस शो नहीं करें अपने मैसेज में। एग्जाम्पल ऑफ डिसेबिलिटी बाइस, अनएक्सेप्टेबल, प्रेफरेबल, ये नाकाबिले कबूल और ये काबिले कबूल। देखते हैं, क्रिपल्ड वर्कर्स फेस मैनी बैरियर्स ऑन द जॉब। सेकेंडली प्रेफरेबल जो है, वर्कर्स हु हैव फिजिकल डिसेबिलिटीज फेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑन द जॉब। अब क्रिपल्ड वर्कर्स फेस मैनी बैरियर्स ऑन द जॉब। क्रिपल्ड का वैसे मीनिंग जो होता है वो कहते हैं अपाहज को। अब क्रिपल्ड एक आपने मतलब ये आप कह लें अपाहज किसी को कहें, मोहताज कहें, मस्कीन कहें, ये एक थोड़ा सा आप कह लें कि उसके लिए एक डिस्कसिंग वर्ड लगता है ना। मतलब आप उसको डिस्ग्रेट कर रहे हैं या आप उसको डिस्गस्टिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। इसके बजाय आपके क्रिपल्ड वर्कर का ये मतलब है कि अपाहज जो वर्कर जो होते हैं मैं उनको जॉब पे मैनी बैरियर अपने जॉब प्लेस पे या वर्क प्लेस पे फेस करने पड़ते हैं। इसकी बजाय आप ये यूज़ करें वर्कर्स हैव who have any physical disabilities, यानी कि जिनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है। इसका भी ये मतलब है कि वो अपाहज हैं, उनकी टांग काम नहीं करती, उनकी आई साइट ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनको सुनने में प्रॉब्लम है, फिजिकल डिसेबिलिटीज आ जाती है ना सारी, उनको वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम जॉब पे अपनी वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। तो अब क्रिपल्स जो है ये थोड़ा लफ्ज़ अपाहज, मोहताज, ये थोड़ा सा आप कह लें कि बाइसनेस शो करें ना वर्ड, तो इसकी जगह आप डिसेबिलिटीज़, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ ये वर्ड यूज़ करें तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।